फरवरी 28, 2026 ये डेट दोस्तों जरूर याद रखिएगा। इस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे फुल स्केल मिलिट्री अटैक किया था। दिसंबर के बाद वाला जो 12 दिन का था वो पहले था। और पहले दिन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei की डेथ हो गई थी। इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया में पैनिक फैल गया। तेल के दाम आसमान पे पहुंच गए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहां से पूरी दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, बंद होने की कगार पे आ गया। और फिर दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश को एक मीडिएटर की जरूरत पड़ी। ट्रंप ने किसे चुना? इजिप्ट को? टर्की को? यूएई को? नहीं, ट्रंप ने चुना पाकिस्तान को। और उस पाकिस्तान को जो कि ईरान के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध नहीं है, और इजराइल तो उसका दुश्मन है। इवन आप देखिए इजिप्ट, इजिप्ट बिल्कुल भी लाइक नहीं करता ईरान को। टर्की बिल्कुल लाइक नहीं करता इजराइल को। लेकिन ट्रंप ने चुना किसको? पाकिस्तान को, इजिप्ट को और टर्की को। और मीडिएशन कहां हो रही है? पाकिस्तान में। जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूं। आगे होती है या नहीं होती है ये येट टू बी सीन। इसकी बहुत परतें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों मुझको लग रहा है कि पाकिस्तान का मीडिएशन बहुत मुश्किल होने वाला है। और अगर हो भी गया तो पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला है। और आसान तो छोड़िए, उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है अगले 5 सालों के लिए। और वहीं पर जयशंकर साहब ने पार्लियामेंट में क्या बोला कि पाकिस्तान एक दलाल है। और आई डोंट वांट इंडिया टू बी ए दलाल। ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, आज इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है यहां पे एक दलाल की भूमिका अदा कर रहा है, या उसकी डिप्लोमेसी आज के दिन में बेहतर है, और इसके पीछे असली खेल है क्या। आज इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आपको पता है यूएस ईरान वॉर चल रही है। दोनों साइड्स बातचीत करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते। देखिए उसका एक मकसद भी है। अमेरिका सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड की। वो नहीं चाहता कि वो डायरेक्ट किसी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हो और वो फेल हो जाए। मतलब आपने किसी को यूएस में बुला लिया, यूएस में बात कर रहे हैं और वो फेल हो जाए। अमेरिका कैन बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन बट दे डोंट वांट टू बी एज ए सोल नेगोशिएटर विद ईरान। और सेम चीज ईरान में भी है। देखिए बात करना तो चाहते होंगे क्योंकि बर्बाद तो पूरा ईरान हो गया। यूएस का केवल फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, बाकी तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आधे से ज्यादा ईरान खत्म हो चुका है, तो बात करना तो दोनों ही चाह रहे होंगे। अब उनको क्या था, बीच में कोई ना कोई तो चाहिए था दोस्तों, और वो चाहिए था एक पोस्टमैन। और वो पोस्टमैन बना पाकिस्तान। और आज हम ये बात करेंगे कि इंडिया इस पूरे गेम में कहां है। जयशंकर साहब का दलाल वाला बयान क्या था, और ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गाविलफ, जो सीक्रेटली मुझको लगता है कि ट्रंप के एनवॉय से बात कर रहे थे, उनका क्या रोल होने वाला है आगे। तो दोस्तों इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। और जो आज हम 4 चीजें कवर करेंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। पहला, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे कि ये वॉर कैसे शुरू हुई थी, इसका बैकग्राउंड क्या है 3-4 लाइनों में। दूसरा, अमेरिका की 15 डिमांड्स क्या है जो उन्होंने रखी है ईरान से, जो पाकिस्तान लेके गया है एज ए पोस्टमैन। और ईरान की 5 कंडीशंस क्या है। पाकिस्तान को ही मीडिएटर क्यों चुना गया है, इसके 6 जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। और चौथा, जो हमारा मेन टॉपिक है, जयशंकर का दलाल वाला बयान, और इस गेम में इंडिया क्यों नहीं है। तो एक एक करके चीजें शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बैकग्राउंड देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच की जो टेंशन है वो कोई नई बात नहीं है। 1979 से जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था तो तब से दोनों के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। लेकिन असली क्राइसिस स्टार्ट तब हुई जबकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम बनने शुरू हुए। ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा था, और अमेरिका और इजराइल को यह डर था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो भाई साहब वो तो गया। इसलिए 2015 में एक डील भी हुई थी जिसको कहते थे JCPOI। लेकिन ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को उससे बाहर निकाल लिया। अब भाई साहब फिर दोनों मैदान में आ गए।
उससे क्या हुआ कि ईरान ने अपनी जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है वो तेज कर दी, और रिपोर्ट्स ये आई कि ईरान ने 60% तक यूरेनियम एनरिच कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, बम बनाने के लिए 90% चाहिए होता है, यानी ईरान बहुत करीब था 90% के। इजराइल यहां बोलता रहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो गया तो भैया हम टॉलरेट नहीं कर सकते, हम बर्बाद हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा हाँ ये बात तो सही है, हम भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो दिसंबर 25 को और उसके बाद फरवरी 2026 में दोनों ने अटैक लॉन्च कर दिया ईरान पे। अब आपको यहां पे एक चीज का बात देखिए कि दोनों में बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहा था, और ओमान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि अगले कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में वी विल फाइंड ए रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट के पहले ही अमेरिका और इसराइल ने अटैक कर दिया, और उसका यह रीजन था कि जड़ से खत्म करना चाहते थे ईरान को, कि वो कहीं पर भी किसी हालत में भी न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए। अब जब उन्होंने अटैक कर दिया दोस्तों, तो पहले ही दिन आपको पता है खमनाई की डेथ हो गई। ईरान का जो नटांस फैसिलिटी थी वो तबाह हो गई। फर्दो और इफ्शाहान जो है उस पर भी स्ट्राइक किया यूएस ने। लेकिन ईरान ने भी इसका जवाब दिया, कहां दिया? हार्मुज स्ट्रेट पर, वहां पे थ्रेट लगा के। यूएस के जो मिलिट्री एसेट्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उन पे ड्रोन और मिसाइल अटैक किया। गल्फ कंट्रीज को भी उसने नहीं छोड़ा, जो कि अमेरिका को उम्मीद नहीं थी। अब क्या हुआ, दोनों साइडें थक गई, वॉर अभी तक जारी है, लेकिन दोनों ही चाहते हैं किसी तरीके से नेगोशिएशन हो जाए। अब यहां से शुरू होती है पाकिस्तान की स्टोरी, कि वाई पाकिस्तान, उस पर मैं थोड़ा बाद में आता हूं। अब यहां पे क्या किया, अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक प्रपोजल भेजा जिसमें 15 पॉइंट्स थे। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल और इसराइल के चैनल 12 दोनों ने इसको लीक किया। अब केवल एक एक पॉइंट पढ़ के देखते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट, 30 डे का सीज फायर, अभी फाइटिंग बंद करो, बाद में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, नेटान्स, एफसान और फॉर्डो तीनों में न्यूक्लियर साइट्स परमानेंटली बंद कर दो, ईरान से बोला गया। पॉइंट नंबर 3, ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ये रिटर्न कमिटमेंट दो। पॉइंट नंबर 4, जितना एनरिचमेंट यूनियन है वो आईएईए को सौंप दो। पॉइंट नंबर 5, ईरान की जमीन पर कोई भी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6, आईएईए को फुल एक्सेस दो हर फैसिलिटी की बिना नोटिस के भी। पॉइंट नंबर 7, बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज और क्वांटिटी आप लिमिट करो। पॉइंट नंबर 8, हिजबुल्लाह, हौतीज, हमास इन सबको सपोर्ट करना बंद कर दो। पॉइंट नंबर 9, इसराइल के एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करो। 10, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को फ्री इंटरनेशनल गेटवे घोषित करो। पॉइंट नंबर 11, सारा जो हाईली एनरिच यूरेनियम है वो स्टॉक सरेंडर कर दो। ट्रंप के एग्जैक्ट वर्ड थे, वी वांट द न्यूक्लियर डस्ट। पॉइंट नंबर 12, अगर ईरान ये सब माने तो सारे न्यूक्लियर सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे अब यहां से ईरान के फेवर में। बुशहर और जो सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें अमेरिका टेक्निकली हेल्प करेगा। इस्लामिक रिपब्लिक को ओवरटर्न नहीं किया जाएगा, रिजीम सेफ रहेगी। देखिए, और पॉइंट नंबर 15, यूएस मिलिट्री एसेट्स और गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं होंगे। अब 15 में से 10 पॉइंट या 11 पॉइंट तो अमेरिका के हैं, और 4 पॉइंट उन्होंने दे दिए, भैया तुम भी ले लो खैरात में। अब अगर ईरान ये सब बातें मान जाए तो वॉर होती ही क्यों? वॉर का कोई मकसद ही नहीं था, न्यूक्लियर के चक्कर में तो वॉर हुई है वही अमेरिका मना कर रहा है। तो ये अपने पॉइंट देखे। अब ये देखिए कितना मुश्किल है किसी किसी भी रिजीम के लिए ये बात मानना। अब ईरान ने भी अपनी 5 कंडीशंस रखी। देखिए, एक जगह पाकिस्तान 15 पॉइंट लेके जा रहा है, ईरान 5 कंडीशंस लगा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू बात तो हो ही रही होगी ना। और ईरान ने जो इन टोटल 15 पॉइंट्स को एक्सट्रीमली मैक्सिमलिस्ट और अनरीजनेबल बताया है। ईरान का ऑफिशियल बयान था कि ये पेपर पे भी सुंदर नहीं लग रहा। कितनी बड़ी बात बोली कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा यार, ये तुमने क्यों बनाया है? और पाकिस्तान लेके गया है। देखिए, अगर पाकिस्तान ऐसे पोस्टमैन लेके गया है तो ठीक है, हमारे घर में लेटर आता है, पोस्टमैन लेके आता है, उसके अंदर क्या लिखा है उसको मतलब नहीं। लेकिन अगर आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हो, डिस्कशन कर रहे हो, एंड यू आर द सेंटर ऑफ नेगोशिएशन और पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन, तो आप ये जो 15 पॉइंट लेके जा रहे हो पाकिस्तान साहब, इसका मतलब है यू एग्री विद इट। आप ये एग्री करते हैं कि ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं बना सकता, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता,
वहां पे रिजीम चेंज होगा, और जितने भी 10 पॉइंट मैंने गिनाए हैं ऊपर, वो सब में आप एग्री करते हो ईरान के साथ। इसीलिए ईरान ने आपका एक जहाज रोका है अभी, क्योंकि आप उनको पता है कि आप पेमेंट वाले हो, आपकी फौज पेमेंट वाली है, और इसलिए यू आर इन्वॉल्व इन दैट। वो मैं, मेरा लास्ट का टॉपिक है, वो मैं बाद में बोलूंगा। अभी बात करते हैं ईरान ने जो 5 काउंटर कंडीशंस लगाई हैं वो क्या है। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले एग्रेशन और जो एसेसिनेशंस हो रही है उनको पूरी तरीके से बंद किया जाए। ईरान के ऑफिशियल्स और कमांडर्स को टारगेट करना बंद किया जाए। दूसरी कंडीशन, ये गारंटी दी जाए कि ये वार दोबारा ईरान पे नहीं थोपी जाएगी। सिर्फ सीज फायर नहीं, परमानेंट लीगल मैकेनिज्म चाहिए उनको। अमेरिका इस बात की गारंटी कभी दे सकता है क्या? गारंटी दे दी भी तो भी क्या लोग मानेंगे उसको? कंडीशन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, वार रेपार्टेशंस। जितनी भी तबाही हुई है उसका हर्जाना दो। क्लियरली ये अमाउंट में डिसाइड करो, यूएस डॉलर में वो हमको दो, जितना हमारा हर्जाना हुआ है वापस करो। कंडीशन 4, परमानेंट एंड टू द हॉस्टिलिटीज, कोई लूप होल नहीं चाहिए इसके अंदर। और कंडीशन नंबर 5, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान की सॉवरेनिटी को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करो कि हमारा उसमें कब्जा रहेगा। अच्छा, 5 पॉइंट जितने हैं, देखिए उसमें न्यूक्लियर का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। कहता पहले ये 5 मानो, उसके बाद हम न्यूक्लियर पे आगे आएंगे। ईरान का ओवरऑल वैसे ये था कि ईरान युद्ध तब बंद करेगा जब वो खुद चाहेगा, जब उसकी पूरी शर्तें पूरी की जाएंगी। और यही इजराइल के जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उन्होंने बोला है कि वॉर हमने शुरू की थी, इजराइल ने शुरू की थी, तो वॉर इजराइल ही बंद करेगा। ये, अब आप ये दोनों साइडों की डिमांड देखिए, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई मिडिल ग्राउंड है? बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन दोनों बातें कर रहे हैं, और यही काफी है आज भाई साहब। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि पाकिस्तान ही मेडिएटर क्यों? अब ये असली सवाल है। इजिप्ट है, टर्की है, यूएई है, कतर है, तो पाकिस्तान क्यों? अब सुनिए दोस्तों इसके रीजंस। पहला, पाकिस्तान को बहुत यूनिक ड्वेल एसेस है, मतलब पाकिस्तान उन बहुत कम देशों में है जिनके ईरान से भी थोड़े ठीक ठाक रिलेशन है और अमेरिका से भी अच्छे रिलेशन है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की जमीन पे कोई भी अमेरिकन मिलिट्री बेस नहीं है। इसलिए आज की डेट में ईरान को पाकिस्तान पे उतना गुस्सा नहीं आता जितना कि बाकी गल्फ कंट्रीज पे आता है। इसलिए वो चाहता है कि ठीक है, अगर आप पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए। वो जानता है कि पाकिस्तान का दुश्मन है इजराइल। पाकिस्तान की जनता कभी पाकिस्तान के हुक्मरानों को वो काम नहीं करने देगी जो फेवर करेगा इजराइल के। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन, आसिम मुनीर और ट्रंप की अपनी पर्सनल केमिस्ट्री है। उसके रीजन क्या है वो आपको सबको पता है, क्योंकि नेचुरल है कि फील्ड मार्शल ने कहीं किसी भी सेंस में हो लेकिन रिलेशन बेंड किए हैं। और उसके साथ एक जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी हुआ सऊदी अरेबिया के साथ, ये भी एक रीजन हो सकता है। और भाई साहब, ट्रंप ने चाहे गलती बोला लेकिन पब्लिकली बोला है मुनीर को कि रीजनल स्टेबिलिटी का पिलर है। इसका एक और रीजन है दोस्तों, ये है विटकॉफ कनेक्शन। ये इंटरेस्टिंग है। ट्रंप के मिडिल ईस्ट के जो इन्वॉय हैं स्टीव विटकॉफ, पाकिस्तान ने उनके बेटे जैस विल्डकॉफ की जो क्रिप्टो करेंसी कंपनी है उसके साथ एक एमओयू साइन किया है। व्हाइट हाउस में पर्सनल रिलेशनशिप मैटर करती है, और पाकिस्तान ने दोस्तों यही गेम थोड़ा खेला है। इज्जत तो है नहीं उसकी, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, पोस्टमैन बना दो, पोस्टमैन बना दो, लेकिन दुनिया में नाम तो हो रहा है। और कारण नंबर 4, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान फॉर्मली रिप्रेजेंट ईरान इन वॉशिंगटन। और ये ब्यूरोक्रेटिक फैक्ट है दोस्तों। जब से यूएस और ईरान के रिलेशंस खत्म हुए हैं 1979 से, तब से पाकिस्तान की जो एम्बेसी है यूएस में, वो ईरान के इंटरेस्ट भी देखती है डीसी में। यानी पाकिस्तान ऑलरेडी एक ऑफिशियल चैनल है ईरान से बात करने के लिए यूएस का, और जो पहले से इंटरनली बात करते आ रहे हैं। कारण नंबर 5, पाकिस्तान की अपनी स्किन भी फंसी हुई है इसमें। पाकिस्तान का 90% ऑयल जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर हार्मुज बंद हो गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद है और बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान को पीस चाहिए,
सिर्फ अमेरिका की खुशी के लिए नहीं, अपने लिए भी। ये एक छोटा रीजन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक रीजन है। और एक और रीजन जो मैं कहता हूं, नंबर 6, 1981 से ये रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। और जयशंकर साहब ने भी ये बात बोली है कि जब से डिप्लोमेटिक टाइज खत्म हुए हैं पाकिस्तान, ईरान और यूएसए के बीच में, पाकिस्तान को ईरान चैनल के लिए यूज करता आया है, और ये पाकिस्तान ये काम पहले कर चुका है। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान परफेक्ट मीडिएटर है कि नहीं, लेकिन जो आज के अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब यहां एक ध्यान देने वाली बात है, वो मोमेंट है जहां से ये पूरी जो मेरी आज वीडियो है उसको ट्विस्ट मिलेगा। ईरान का ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम अमेरिका से कोई बात नहीं कर रहे, ना कभी करेंगे। लेकिन मल्टीमीडिया रिपोर्ट्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, इजरायली चैनल 12, ये सब क्लेम कर रहे हैं कि ट्रंप के एनवॉयज स्टीव विल्कॉफ और जैरेड कुशनर, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बगदर गद्दाफी, ये सीक्रेटली बात कर रहे थे। अब साहब ये बात आती है, मैं सोचा हूं ये भी बोलता हुआ चलूं, ये गालिबाफ है कौन? ये भाई साहब 64 ईयर्स के हैं। ये आईआरजीसी एयरफोर्स के पूर्व कमांडर रह चुके हैं, तेहरान के 12 साल मेयर रहे हैं, और 2020 से पार्लियामेंट के स्पीकर है, मतलब पिछले 7 साल से, 6 साल से। इसका मतलब ये कोई जूनियर पॉलिटिशियन नहीं है भाई साहब। अब गालिबाफ ने खुद डिनाई किया, उनका बयान था कि कोई नेगोशिएशंस नहीं हुई, ये फेक न्यूज है जो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए फैलाई जा रही है। एक बार ट्रंप बोलते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर, फिर बोलते हैं स्टॉक मार्केट नीचे, गैस और ऑयल के प्राइसेस में वेरिएशन आ जाता है एक सेंटेंस बोलने में, और ये बात ईरान भी जानता है, ये बात यूएस भी जानता है। लेकिन गालिबाफ ने हाल ही में एक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को इंटेलिजेंस मिली है कि एनिमीज, मतलब यूएसए, एक ईरानियन आइलैंड को भी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी रीजनल कंट्री ने उसके में इनकी हेल्प की, ये डायरेक्ट उनका इंडिकेशन है पाकिस्तान को, क्योंकि बूट ऑन ग्राउंड तो केवल पाकिस्तान दे सकता है और किसी के पास ये काबिलियत नहीं है देने की। तो ईरान ने कहा कि उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंटिन्यूअस और रेलेंटलेस अटैक करेगा। मतलब कि ये बंदा एक तरफ डिनाइल कर रहा है, दूसरी तरफ थ्रेट दे रहा है। और दोस्तों मैं बताऊं, यही एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, किसी भी कंट्री का यही होता है, यही डिप्लोमेसी है कि पर्दे के पीछे कुछ बात हो रही होती है, पब्लिक में कुछ बात हो रही है। पब्लिक में आप अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि हम तो बहुत वो है, और पीछे पीछे आपकी बात चल रही होती है। डिप्लोमेसी इसी का नाम है। अब आते हैं अपने बात पे, इंडिया पे। जब पार्लियामेंट में अपोजिशन ने पूछा कि पाकिस्तान मिलिटर बन रहा है, इंडिया चुप क्यों है, तो जयशंकर साहब ने क्या जवाब दिया? हम उनकी तरह दलाली नहीं कर सकते। वी आर नॉट ए दलाल नेशन। तो अच्छा, यहां पे जयशंकर साहब ने, जैसे जो मैंने पहले बात की थी वो भी उन्होंने की, कि पाकिस्तान को अमेरिका 1981 से यूज कर रहा है। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। ये बहुत पुराना टूल है जो अमेरिका पहले से ही काम में ला रहा है। लेकिन कांग्रेस ने फिर पलटवार किया। जयराम रमेश ने बोला कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म इंडिया के लिए मेजर सेटबैक है। भाई साहब सेटबैक कैसे है? अगर पूरी वर्ल्ड में शांति हो रही है किसी चीज से, क्योंकि अभी मुझको तो लगता है कि दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, लेकिन अगर वाकई उनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें अंदर और शांति वर्ल्ड में आती है, तो क्या प्रॉब्लम है? आप एक बात सोचिए, एक बात सोचिए, दो गुंडों की लड़ाई हो रही है आपस में, एक शरीफ आदमी जाके दोनों के बीच में सुलह कराता है क्या? नहीं कराता। जो उनसे बड़ा गुंडा होगा ना, वो जाएगा सुलह कराने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि दोनों मुझको नहीं मारेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भी गुंडा हूं, मेरी भी न्यूसेंस वैल्यू है। तो यहां पाकिस्तान की वैल्यू जो है वो न्यूसेंस वैल्यू है, और न्यूसेंस वैल्यू के लिए ही पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है, जानता है कि वो जिस तरीके से चाहेगा पाकिस्तान को मोल्ड कर लेगा, और ईरान भी जानता है कि पाकिस्तान को मोल्ड किया जा सकता है क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। इंडिया को मोल्ड नहीं किया जा सकता, और इंडिया एज ए पोस्टमैन बन के जाएगा भी नहीं। वो करेगा तो अथॉरिटी के साथ बैठ के दोनों दोनों साइड्स को बैठा के बात करेगा, दोनों साइड को बैठा के, और इसी को कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिकाऊ नहीं है। और
अब ये एक डिबेट है कि क्या इंडिया को भी ऐसे डिप्लोमेटिक रोल्स ले लेने चाहिए? मैं कहता हूं नहीं। जब तक कि आपका कोई से ना हो, कोई वैल्यू ना हो, तब तक ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेनी चाहिए। एक बार आपने की थी कोशिश रशिया और यूक्रेन के बीच में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब यहां पे देखिए, हमारे जयशंकर साहब का पाकिस्तान को दलाल कहना, ये हमारे लिए और उनके लिए, देश के लिए थोड़ा-सा इमोशनली सैटिस्फाइंग हो सकता है। लेकिन अगर डिप्लोमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो ये एनालिसिस थोड़ा-सा शैलो लगता है मुझे। जो कंट्री अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन, अपनी इकोनॉमिक डेस्परेशन और अपने पर्सनल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस में टेबल पे आ जाए, तो साहब उसको कमजोर तो नहीं कह सकते ना, उसको हम अपॉर्चुनिस्ट कह सकते हैं। इंडिया अपॉर्चुनिस्ट भी बनना नहीं चाहता है, और पूरी पूरी डिप्लोमेसी में अपॉर्चुनिस्ट होना मुझे लगता है कि एक स्किल है जो पाकिस्तान ने हाल ही में सीखी है। इंडिया की प्रॉब्लम यह नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएटर बन गया। इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि जब ये रोल अवेलेबल था तो इंडिया ने क्यों नहीं लिया। अब मैं बता देना चाहता हूं कि यह रोल इंडिया के पास कभी था ही नहीं, और ना ही कभी इंडिया इंटरेस्टेड था। लेकिन अपोजिशन का जवाब देना भी जरूरी था ना। जो 1981 से पाकिस्तान करता आया है, ईरान को रिप्रेजेंट करता आया है, तो आज सडनली इंडिया कैसे रिप्रेजेंट कर लेगा। और जो अमेरिका के राजदूत है इंडिया में, गॉड, उन्होंने खुद कहा है कि मोदी जी की ट्रंप से बातचीत हुई है और इंडिया एक बेसिकली मिडिल पॉइंट है डिस्कशन का। जो नेगोशिएशंस हो रही हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है इंडिया की। तो इंडिया अगर कुछ कर भी रहा होगा तो बैकडोर कर रहा होगा। और मैं किसी तरीके से भी दोस्तों इंडिया की एब्सेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन इंडिया का गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर पाकिस्तान की कोशिशों से शांति आती है तो इसमें किसको क्या दिक्कत हो सकती है। अब मेरा लास्ट कमेंट, क्या इस नेगोशिएशन से कुछ निकलेगा? मेरा मानना है शायद नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। अमेरिका की 15 डिमांड्स और ईरान की 5 कंडीशंस के बीच में गैप बहुत बड़ा है। ईरान किसी भी ऐसी डील को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसे बिल्कुल खत्म कर दे, और अमेरिका किसी ऐसी डील को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो ईरान को न्यूक्लियर कैपेबल बना रहने दे। लेकिन जब तक दोनों साइड्स बात कर रहे हैं, चाहे किसी थर्ड के थ्रू हो, तब तक एक उम्मीद तो बनी रहती है। अब ये चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे और भी इंपॉर्टेंस हो, और ये सच भी यही है दोस्तों कि नेगोशिएशन तो हो रहे हैं, और अगर नेगोशिएशन होंगे, किसी ना किसी लॉजिक पे अगर बात आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों बुरी हालत होने वाली है अगले 1 महीने के अंदर। अभी से शुरू हो गई है किल्लतें। अगर ऐसी किल्लतें बढ़ती रहीं तो पूरी दुनिया के लिए दिक्कत होगी। अमेरिका तो खास आराम से बैठा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। ईरान ईरान तो वैसे ही बर्बाद हो गया। बाकी दुनिया पे उसका बहुत गलत इफेक्ट आएगा, निगेटिव इफेक्ट आएगा। तो हमको ये मानना चाहिए कि सॉल्यूशन हो, जल्दी हो, लेकिन आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं इतनी जल्दी कोई चीज होने के। अनलेस अनटिल, शायद मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जब तक ईरान पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक इजराइल चुप नहीं बैठेगा, और अगर इजराइल चुप नहीं बैठा तो यूएस चुप नहीं बैठेगा। और आपको पता है सऊदी अरेबिया हर घंटे फोन करता है यूएस को, भैया ऐसे में छोड़ो मत मजेदार में हमको, वो घायल शेर बन जाएगा और परेशान करेगा ईरान हमको, इसलिए छोड़ो मत, अधमरा करके मत छोड़ो यार, मार डालो उसको। तो आप देखते हैं कि अमेरिका, इसराइल और पीछे से सऊदी अरेबिया ईरान को खत्म करते हैं, या ईरान का रेसिस्टेंस और बढ़ता है कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। कुछ अपने जो 15 पॉइंट्स हैं उनमें से बहुत पॉइंट्स हो सकता है उसको काटने पड़े। क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।